अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 सितंबर 2025 को अपने टैरिफ टेरर की दिशा में एक कदम और बढ़ाया और इसका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड जो दवाएं हैं, भारत की ये जो दवाएं हैं, उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर भारत की जो दवा का क्षेत्र है, दवा की जो कंपनियां हैं, उनके बीच में खलबली मचना स्वाभाविक है, क्योंकि जो मूल कीमत है किसी भी चीज की, उसकी कीमत के बराबर टैरिफ का मतलब ही हुआ कि उसका दाम सीधे तौर पर दुगना हो जाना। तो ऐसी दशा में जो चिंता है वो स्वाभाविक है। इसका क्या असर पड़ेगा, इस पूरे वीडियो के माध्यम से इस बात को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आगे अन्य किन चीजों पर और टैरिफ उनके द्वारा लगाया गया है। इसके परिणाम अगर भारत के हित में नहीं है तो क्या अमेरिका के हित में है और कैसे भारत और अमेरिका दोनों इससे प्रभावित होंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शीर्षक आपको पता है, शीर्षक क्या है? मुख्य तौर पर दवाओं पर 100% टैरिफ तो लगा ही है, क्या इसका असर होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि ये 100% जो टैरिफ लगाने की बात कही गई है, उसका मतलब ही हुआ कि मूल कीमत से दुगने कीमत पर किसी चीज का दाम हो जाना। आप जानते हैं कि टैरिफ का मतलब ही है कि किसी दूसरे देश से अगर कोई चीज आयात हो रही है तो उस आयात पर शुल्क लगा देना। यह क्यों किया जाता है? क्योंकि दूसरे देश के आयात को हतोत्साहित करना। अब यहां पर लगातार ये कई दिनों से टैरिफ वार चल रहा है। इसी टैरिफ वार के अगले दौर के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत पर भी ये वार एक बार फिर से देखने को मिला है। अब कंपनी ये कह रही है, अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में दवा बेचना चाहती है तो उसको अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगानी पड़ेगी, तब जाके उसको इस टैरिफ से छूट मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिस पर की टैरिफ लगा दी गई है, उस पर क्या क्या किया गया है उस पर आगे विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उस पर यह लगा है 100% आयात शुल्क लगा है। साफ तौर पर समझिए, सबसे पहले बात करेंगे टैरिफ की। तो देखिए, यहां से अगर मान लीजिए भारत से कोई चीज यहां पर जा रही थी पहले 100 रुपए में, अब उस पर 100 रुपए ही और क्या किया गया है, टैरिफ लगा दिया गया है। तो जो चीज यहां पर 100 रुपए में बिक रही थी वो 200 रुपए में बिकेगी। प्रत्यक्ष तौर पर यही सीधी सी बात है। अब इसमें लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि केवल इसी बात पर नहीं, यहीं तक बात नहीं रुकी है, ये बात और आगे जाती है और किचन सामान और बाथरूम वैनिटी पर भी इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है। यहां तक भी रुक जाते तो ठीक था, और आगे बढ़ते हैं और इन्होंने फर्नीचर पर भी 30% का टैक्स लगा दिया है। और आगे बढ़ते हैं और इन्होंने जो हैवी ट्रक्स हैं, यानी कि जो भारी ट्रक और उसके पुर्जे हैं, उस पर भी 25% का टैरिफ लगा दिया है। यानी कि इनका जो टैरिफ लगाने का जो सिलसिला है वो इसके आगे भी चला है। अब इससे एक तरफ ट्रंप का तर्क यह है कि वहां पर उन्होंने ये जो कदम उठाया है उससे अमेरिका का हित होगा, उससे अमेरिकी वासियों का हित होगा। वहीं पर जो वैश्विक रूप से इसको आलोचना भी झेलना पड़ रहा है और चेतावनी भी झेलना पड़ रहा है। ट्रंप के अपने तर्क क्या है? तो ट्रंप का अपना तर्क है कि इससे जो विदेशी उत्पादक हैं वो अमेरिकी कंपनियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इससे अमेरिका को फायदा होगा, अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो घरेलू विनिर्माण है, यानी कि अमेरिका का, घरेलू मतलब हमारे यहां का नहीं, अमेरिका का, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इसको जस्टिफाई वो कैसे कर रहे हैं? तो इसको लिए वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 212 है, यानी कि वहां का जो यूएस ट्रेड लॉ है, उस यूएस ट्रेड लॉ का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 212 है उसके तहत उसकी एक धारा ये है, वो ये कहती है कि इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से आप आयात पर प्रतिबंध इसके हवाले से आप लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम जो ट्रेड लॉ है उसकी धारा जो है, वो सेक्शन उसका जो है वो 212 का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हमने ये कदम उठाया है। तो उनके अपने तर्क हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक जगत में इसको आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। तो हर बात को एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारत पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव को समझना भी जरूरी है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे, ट्रंप का यह भी कहना था कि जो संघीय घाटा है, यानी कि जो फेडरल डेफिसिट है, उसको भी वो कम करना चाहते हैं। यानी कि वहां पर जो खर्च है वो ज्यादा है जो आय है उसकी तुलना में। अब उसको ये सारा तर्क उनका अपने फेवर का तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, अमेरिका को अगर देखा जाए तो भारत के जो दवा बाजार है, भारत का जो दवा बाजार है, उस लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा बाजार है। यानी कि मेडिसिन का मार्केट, भारत से जो सामान जाता है मेडिसिन विशेष तौर पर, वो अमेरिका में सबसे ज्यादा बिक रहा है। अब भारतीय कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चूंकि ये बात अभी तक हो रही है उसमें अभी
केवल ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं की बात हो रही है। आप जानते हैं कि पेटेंट दवा का मतलब होता है कि कोई भी ब्रांडेड या कोई भी जो पेटेंट वाली जो कंपनी होती है दवा बनाती है, तो उसमें इसको इसकी श्रेणी में किन दवाओं को रखा जाता है? वो दवाएं जिनका एक अनूठा फार्मूला वो कंपनी या वो जो भी संस्था होगी वो इजाद की होगी या उस पर उसने रिसर्च किया होगा, इसका मतलब उस पर उसका अधिकार है पूरी तरह से, तो उसका एक पेटेंट होता है, टाइम लिमिट होता है। मान लीजिए कि 50 साल के लिए पेटेंट हो गया तो उस पर पूरी तरह से उसका अधिकार हो गया, तो ये दवाएं थोड़ी महंगी बिकती हैं। इसी तरह से एक दूसरी कैटेगरी होती है जेनेरिक दवाओं की। जब ये पेटेंट की अवधि खत्म हो जाती है, यानी कि इस पेटेंट दवा को बनाने के लिए एक एपीआई होता है। एपीआई क्या होता है? तो एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट। अब ये जब समाप्त हो जाता है, इंग्रेडिएंट जब समाप्त हो जाता है, एपीआई का जो अवधि होता है, ये एपीआई भी उसमें मिलाया जाता है। तो जब जो सक्रिय संघटक इसमें मिलाया जा रहा है, जब वो उसकी अवधि जब समाप्त हो जाती है तो ये सस्ता हो जाता है और ये सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो फिर जेनेरिक दवाएं जो होती हैं इसीलिए सस्ती होती हैं, क्योंकि पेटेंट की अवधि जब समाप्त हो जाएगी तो इन दवाओं में मिलाए जाने वाला जो एपीआई है वो सस्ता बिकने लगता है और कोई भी उसका इस्तेमाल करके सस्ती दवा बना लेता है। तो बेसिकली इसमें यह है कि भारत के लिहाज से अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय कंपनियों के 30 से 40 नहीं, 30 से 50% अगर आप देखेंगे, ब्रांडेड अभी हम दवाओं की बात कर रहे हैं, पेटेंट वाली दवाओं की बात कर रहे हैं, तो 30 से 50% तक की खपत जो है वो अमेरिकी मार्केट में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टैरिफ लग रहा है भारतीय इन ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं पर, तो टैरिफ लगाने से वो भी कितना टैरिफ? 100% टैरिफ। तो सीधे इनका दाम क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो इस नीति से, जो कि नीति अभी जेनेरिक दवाओं पर ये प्रभावी नहीं है, हालांकि ये नीति अगर भविष्य में जेनेरिक दवाओं पर भी प्रभावी होती है तब तो भारत का और ज्यादा जो बाजार है वो प्रभावित होने वाला है। भारत का जो अमेरिकी बाजार है वो प्रभावित होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी केवल जो ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाएं हैं उस पर लगने से भी जो बड़ी कंपनियां हैं, जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, जैसे सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, इसी तरह से आपकी और भी जो संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरविंदो हो गई, इसी तरह से आपकी जायडूस हो गई, तो तमाम जो कंपनियां हैं, ग्लैंड फार्मा हो गई, ये जो ब्रांडेड जो दवाएं बनाती हैं जिनका अमेरिकी बाजार में अच्छा खासा दखल है, जो 30 से 50% तक का मार्केट वहां कवर कर रही हैं, वो प्रभावित होंगी। अब देखिए, इससे ये तो घाटा भारत को अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, तब जबकि जेनेरिक दवाओं पर इसका इस पॉलिसी का असर नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर जेनेरिक दवाओं पर भी इस पॉलिसी का प्रभाव आता है तो और ज्यादा व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। और जिस तरह से ट्रंप चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनका रुख कब पलट जाएगा इस पे कुछ कहना अभी बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब टैरिफ लागू होने पर भारत का घाटा क्या क्या होगा, उसमें अगर देखें आप, तो सबसे पहले घाटा को जानने से पहले हम बात कर लें इससे भारत को आर्थिक लाभ कितना हो रहा है। तो देखिए 2024 में 8.7 बिलियन, यानी कि लगभग इतने मूल्य की दवाओं का निर्यात भारत से अमेरिका को किया गया। ये कब का आंकड़ा है? 2024 का। वहीं 2025 की पहली छमाही में अगर आप देखें तो 3.7 बिलियन इतने का हमने क्या किया? एक्सपोर्ट किया, वहां पर निर्यात किया। यह बात केवल इन दवाओं की हो रही है कि इससे कितनी बड़ी मद हमको हासिल हो रही है, यानी कि कितना हमको धन हासिल हो रहा है भारत की कंपनियों को, भारत की दवा कंपनियों को। अब इसमें 45% जो है जेनेरिक ड्रग्स, 15% बायोसिमिलर ड्रग्स की आपूर्ति भी भारत करता है, वो अमेरिका को करता है। अब इसमें क्या नुकसान होगा, क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा हमारे निर्यात पर, यानी कि जो हमारा निर्यात है उस निर्यात में जो सबसे बड़ा बाजार जो कवर कर रहा है अमेरिका, सबसे ज्यादा निर्यात पर असर पड़ेगा। और जब निर्यात प्रभावित होगा तो उस निर्यात से मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित होगा, तो राजस्व का प्रभाव भी दिखाई देगा। दूसरा, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता के साथ हमारी दवाएं अमेरिकी बाजारों तक पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं उनकी पहुंच भी अब प्रभावित होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए, जो सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन और एपीआई जोखिम, ये क्या होता है? सप्लाई चेन, देखिए कोई भी दवा जब बनती है तो उस दवा का रॉ मटेरियल होगा, फिर वो कहीं से और से आ रहा है। विशेष तौर पर अगर एपीआई की बात करें, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात करें, तो ये अगर भारत के संदर्भ में आप देखें तो इसको मंगाया जाता है चाइना और यूरोप से। अब उसके बाद भारत में एक चेन बनती है, उस चेन में कच्चा माल हमने जुटा लिया, कच्चे माल में एपीआई हमने चाइना और यूरोप से मंगाया, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर उसकी पैकिंग हुई, पैकिंग के बाद वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तब वो मरीज तक पहुंचती है। तो ये क्या है? पूरी एक श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला में एपीआई का जोखिम भी पैदा होगा, क्योंकि अगर हमारी दवाएं अभी हमें उन दवाओं पर मार्जिन मिल रहा था, लेकिन जब वो मार्जिन नहीं मिलेगा
तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो बाहर से हम एपीआई मंगा रहे हैं उस पे जो हमारा खर्च हो रहा है उसको हम कटौती करने के बारे में सोचेंगे और उसका विकल्प तलाशने के बारे में सोचेंगे। इसलिए अब एपीआई के विषय में भी एक चिंता उत्पन्न हो गई है, यानी कि हम जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मंगा रहे थे चाइना और यूरोप से, उसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा और ये सप्लाई चेन जो था, ये सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अन्य भारत पर प्रभावों में भी कुछ अन्य बिंदु भी हैं। जैसे 2022 में भारत की जो जेनरिक दवाएं हैं वो 219 बिलियन डॉलर की बचत की है। इन दवाओं ने कहां पर, अमेरिकी लोगों की जेब पर इतने बिलियन डॉलर की बचत हुई है। यानी अगर भारत की जेनरिक दवाओं पर वो खर्च ना करके अगर दूसरी दवाओं पर खर्च करते तो इतने का उनको नुकसान होता, तो अमेरिका को भी इसका फायदा है। दूसरी बात, अगले 5 सालों में ये उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 1.3 ट्रिलियन की बचत होती अमेरिका में। यानी भारत की जो सस्ती दवाएं थी, जो बेहतर दवाएं थी, उनकी वजह से अमेरिका को भी फायदा था। और 47% जेनरिक जो दवाओं का जो प्रेस्क्रिप्शन, वहां पर जो डॉक्टर जो लिखते हैं दवाएं, उसमें 47% दवाएं जो हैं वो भारत की दवाएं होती हैं, जेनरिक दवाएं। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने अगर 10 दवाएं लिखी तो उसमें से लगभग 5 दवाएं, 5 से थोड़ी बहुत कम, लगभग 5 दवाएं कहां की होंगी, भारत की होंगी। तो इस तरह से अभी हालांकि जेनरिक दवाओं पर यह पॉलिसी प्रभावी नहीं है, अभी बात सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांडेड दवाओं की ही की गई है, पेटेंट वाली दवाओं की ही की गई है। लेकिन अगर इन पॉलिसी आगे जाती है तो इसका प्रभाव अमेरिका पर भी देखने को अच्छा खासा मिलेगा और इसीलिए आलोचक भी इसकी आलोचना कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, उनके भी अपने पक्ष हैं कि इससे ऐसा नहीं है बल्कि ग्लोबल चेन प्रभावित होगा। अब ट्रंप का अपना तर्क है, ट्रंप कह रहे हैं कि कंपनी को हम अमेरिका में निवेश करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कि कंपनियां, उनको छूट इस टैरिफ से तभी मिलेगा जब वो आए अमेरिका में अपनी यूनिट लगाएं। साथ ही साथ फैक्ट्री खोलने के लिए हम मजबूर करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा होम प्रोडक्शन यानी कि अमेरिका का जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़े और रोजगार को वहां पर बढ़ावा मिले। फिर आलोचक जो है उनका भी अपना तर्क है। आलोचकों का यह कहना है कि इससे दवाइयां जो होंगी, जो आपके यहां बन रही हैं, अभी तक वो दवाएं जो थी, सस्ती दवाएं उनको मिल रही थी, अब आपके यहां जो दवा है वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा अगर बाजार में किसी का दखल है, अचानक से 50% का हिस्सा वहां से वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वहां की लोकल दवाओं पर उसके दाम पर असर पड़ेगा और उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके अलावा ड्रग शॉर्टेज भी होगा। मान लीजिए अगर 100 यूनिट्स कहीं पर हैं दवाएं और वहां से 50 यूनिट तुरंत निकाल दिया जाए बिना उसकी भरपाई के, तो यहां पे शॉर्टेज भी तो हो सकती है दवाओं की, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये दूसरे पक्ष भी हैं जो कि यहां पर कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आज के दौर में जब एक ग्लोबल वर्ल्ड है, एक चेन है, हर देश की हर देश से कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी और चेन को ब्लॉक करना कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। इसका सोल्यूशन ये नहीं है, इसलिए आलोचकों के भी अपने तर्क हैं, ट्रंप के अपने तर्क हैं। अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह यही हो सकती है, सर्वोत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग। तो यहां पर भारत के लिए क्या है, जेनरिक दवाओं पर भारत अपना फोकस बढ़ाए, क्योंकि अभी जेनरिक दवाओं पर इस तरह की पॉलिसी का कोई सीधा असर नहीं है, क्योंकि इस पर अभी टैरिफ लागू नहीं है और हमको नए मार्केट तलाशने होंगे। अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो हमको नई जगहों पर अपने जेनरिक दवाओं के लिए, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, अपने एक्सपोर्ट को, अपने निर्यात को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ अमेरिकी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स हम करें और अगर ये शर्त उन्होंने रखी है कि अमेरिका में यूनिट लगाने से इन पर टैरिफ का असर नहीं होगा, तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने पर विचार करें। ये तो आगे की राह में भारत की तरफ से हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए अगर दवाओं की कीमत बढ़ी या कमी हुई तो उनको भी अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, और ये आगे की राह के अंतर्गत सर्वोत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग की तरफ ही चलना श्रेयस्कर होगा। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर 10 में से 5 दवाएं जो है अगर डॉक्टर लिखता है उसमें भारतीय दवाएं होती हैं, ये जो वहां AQVIA रिपोर्ट एक आई थी, AIQVIA की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, और इसी रिपोर्ट में यह बात कहा गया था, ऐसा नहीं है कि ये एक हल्की बात है, यानी कि उस मार्केट में भारत की पकड़ काफी मजबूत है। 2022 की इस रिपोर्ट से आपको पता चलता है, और हाल के दिनों में तो ये दखल और बढ़ा था तो और ज्यादा प्रभावी। खैर चलिए बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो भारत अमेरिका को किस प्रकार की दवाओं की सबसे अधिक आपूर्ति करता है? विकल्प आपके सामने है। ओनली ब्रांडेड ड्रग्स, 45% जेनरिक और 15% बायोसिमिलर ड्रग्स, और 60% बायोलॉजिक्स या 100% पेटेंट ड्रग्स। तो इसमें से सही जवाब का चयन कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।